दोस्तों, उज्जवल सिंह का अपनी पत्नी से अक्सर वाद विवाद रहता है। इसी के चलते उनका तलाक हो जाता है। अब उज्जवल सिंह परेशान रहने लगते हैं कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उज्जवल सिंह जिन्हें घटिया रहता है। अब ऐसे में वो ज्यादातर चारपाई पर ही रहते हैं। इधर उनकी पत्नी का तलाक हो जाता है। उज्जवल सिंह के दो बेटे रहते हैं, जिनमें से एक का नाम दीपक सिंह रहता है और दूसरे का नाम उमेश रहता है। लेकिन वो दोनों बेटे भी बॉम्बे में रह करके काम काज कर रहे होते हैं। अब ऐसे में उज्जवल सिंह बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। अब उज्जवल सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, घर परिवार कैसे चलेगा। वो तो अक्सर चारपाई पर ही रहते हैं। ऐसे में अगर उनकी देख रेख के लिए कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसलिए वो अपनी दीदी से कहते हैं कि उनके लिए वो रिश्ता खोल दे। जैसे ही उज्जवल सिंह की बहन धामनी ये सुनती है तो वो अपने भैया पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भैया भला बुढ़ौती में आपसे शादी कौन करेगा। आप अपने दोनों बेटों की शादी कर दीजिए। जैसे ही घर में बहू आ जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपकी देख रेख भी हो जाएगी। अब अपनी दीदी के कहने पर उज्जवल सिंह अपने दोनों बेटों को बॉम्बे से घर बुला लेते हैं। अब दोनों बेटे गांव में ही रहने लगते हैं और खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। उज्जवल सिंह अपने दोनों बेटे के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। लेकिन कहीं भी उज्जवल सिंह को कोई ऐसा परिवार नहीं मिलता है जो कि उनके मन मुताबिक हो, और बहुत सारा दहेज उनके बेटे को दे। अब जितने भी लड़की वाले उज्जवल सिंह के घर उनके बेटों को देखने आते तो शादी से साफ मना कर देते, क्योंकि उज्जवल सिंह के जो दोनों बेटे रहते हैं वो विकलांग रहते हैं। अब ऐसे में कोई भी परिवार किसी भी विकलांग लड़के से अपनी बेटी की शादी क्यों ही करवाना चाहेगा। उज्जवल सिंह के दोनों बेटे जो कि जन्मजात ही विकलांग रहते हैं। अब ऐसे में उनकी शादी कहीं भी लग नहीं पा रही होती है। उज्जवल सिंह को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब ऐसे ही वो अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता खोज रहे होते हैं। तभी वो एक गांव में जाते हैं। जैसे ही वो उस गांव में जाते हैं तो उनकी नजर एक महिला पर पड़ती है। महिला जो कि सरकारी नल पर पानी भर रही होती है। अब जैसे ही उज्जवल सिंह उस महिला को देखते हैं, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। तो फिर उज्जवल सिंह उस महिला पर मर मिलते हैं, क्योंकि महिला जिसकी उम्र 65 वर्ष रहती है। ऐसे में जब वो उस महिला को देखते हैं तो पहली नजर में दिल दे बैठते हैं। अब वो उस महिला के पास जाते हैं, लेकिन वो महिला बिना कुछ कहे उज्जवल सिंह से अपने घर में चली जाती है। ये बात उज्जवल सिंह को बहुत बुरी लगती है। वो महिला से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अब उज्जवल सिंह वहां से वापस लौट आते हैं। उज्जवल सिंह की बहन धामनी अपने भैया को खाना परोसती है। उज्जवल सिंह अपने दोनों बेटों के साथ पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी खा रहे होते हैं। अब वो खाना खा करके आंगन में सो जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। बार बार उस महिला का चेहरा उनकी आंखों में आ रहा होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर उस महिला का चेहरा बार बार उन्हें क्यों आ रहा है। अब जब सुबह होती है तो वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और पूरी बात बता देते हैं। कहते हैं कि देखिए मुखिया, आपको तो पता है कि हमारी धर्म पत्नी से ठकुराइन से हमारा वाद विवाद था, इसलिए हमारा उनसे तलाक हो गया है। हमारे बेटों की भी शादी कहीं नहीं हो रही है। घर परिवार कोई संभालने वाला नहीं है। हमारी दीदी धामनी आखिर कब तक हमारे घर पर रहकर हमारी देख रेख करेंगे, हमारे परिवार को संभालेंगे। ऐसे में अगर हम शादी कर लेते हैं तो फिर घर परिवार देखने वाली कोई आ जाएगी। ऐसे में कुछ समय बाद हमारे दोनों बेटों की भी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाएगी। जब गांव के मुखिया ये सुनते हैं तो पहले वो उज्जवल सिंह पर हंसने लगते हैं। उज्जवल सिंह गांव के मुखिया की बातों का बुरा मान जाते हैं और वो तंतना करके वहां से चले जाते हैं। अपनी गाड़ी उठाते हैं हीरो मजेस्टिक, और फिर उससे वो दूसरी गांव चले जाते हैं जहां पर उन्होंने उस महिला को देखा था। अब आसपास लोगों से उस महिला के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस महिला के घर पर ताला लगा रहता है। अब उज्जवल सिंह परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो महिला गई तो कहाँ गई। आसपास जब कुछ लोगों से उज्जवल सिंह पूछते हैं तो पता चलता है कि वो एक विधवा महिला है और उसकी एक बेटी। जैसे उज्जवल सिंह ये सुनते हैं, गांव वालों से कहते हैं कि देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला की मदद करने आए हैं। लेकिन जैसे ही हम उस महिला के घर पर पहुंचे तो हमने देखा कि ताला लगा हुआ है। गांव वाले बताते हैं कि वो महिला जमींदार के घर पर काम करती है। अब जैसे ही उज्जवल सिंह ये सुनते हैं तो
जमींदार के घर पहुंच जाते हैं। अब जब महिला उज्जवल सिंह को देखती है तो वो तुरंत पहचान जाती है कि ये तो वही पुरुष है जो कि हमें बहुत ही गौर से देख रहा था और हम पर इसकी बुरी नजर है। जैसे ही वो महिला देखती है तो उज्जवल सिंह पर भड़क पड़ती है। काफी ज्यादा दोनों में तू मैं होने लगती है। उज्जवल सिंह कहते हैं कि देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं, मैं तो आपकी मदद करने आया था। इसके बाद उज्जवल सिंह अपने जेबे से 5,000 रुपए निकाल करके उस विधवा महिला को दे देते हैं। विधवा महिला को लगता है कि ये कोई भला आदमी लग रहा है, इसलिए वो पैसे ले लेती है और लेकर के घर चली जाती है। अब उज्जवल सिंह अक्सर उस महिला के घर जाते, विधवा महिला 5 से 6 हजार रुपए दिया करती। धीरे धीरे उस महिला को लगने लगता है कि ये व्यक्ति बुरा व्यक्ति नहीं, कोई भला इंसान लग रहा है। अब उस महिला में और उज्जवल सिंह में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाते हैं यह तो उस महिला को पता चलता है और न ही उज्जवल सिंह को पता चलता है। लेकिन जैसे ही जमशेदपुर गांव में ये बात फैलती है तो लोग उस महिला को बुरा भला कहने लगते हैं और फिर उसे गांव से निकाल देते हैं। अब महिला को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास एक बेटी रहती है, बेटी भी जवान रहती है। ऐसे में वो अपनी बेटी को लेकर के दर दर कहीं भी भटक नहीं सकती है। अगर उसकी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर वो कहाँ मुंह दिखाएगी। इसलिए वो सीधे उज्जवल सिंह के घर पहुंचते हैं। अब उज्जवल सिंह जब उस विधवा महिला को अपने घर पर देखते हैं बहुत खुश होते हैं और उस महिला से कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझो। लेकिन जो उज्जवल सिंह की बहन रहती है, दीदी रहती है धामनी, उन्हें वो महिला बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो अपने भाई से कहते हैं कि देखो इस महिला का यहाँ पर रहना सही नहीं है। उज्जवल सिंह ये सुनते हैं तो वो अपनी दीदी धामनी से कहते हैं कि देखो धामनी, तुम्हें तो पता है कि हमारी पत्नी से हमारा तलाक हो गया है। ऐसे में अगर हम इस विधवा महिला से शादी कर ली तो फिर हमारा घर भी बस जाएगा और हमारे परिवार देख रेख के लिए कोई आ जाएगा। जैसे ही धामनी ये सुनती है तो वो अपने भाई से कहती है देखो भाई, ऐसे हम किसी को भी सड़क पर उठा करके अपनी भाभी नहीं बना सकते हैं और आप किसी को भी राह चलते हुए अपनी पत्नी नहीं बना सकते हैं। जैसे ही उज्जवल ये सुनते हैं तो वो अपनी बहन पर भड़क पड़ते हैं, कहते हैं कि हम इस महिला को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस महिला का नाम शांति है, इसकी एक बेटी भी है और इसका तलाक हो गया है जैसे कि हमारा अपनी पत्नी से तलाक हो गया है। धामनी ये सुनती है तो वो अपने भाई से बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इधर उज्जवल सिंह उस विधवा महिला से जिसका नाम शांति रहता है मंदिर में जाते हैं और बड़े ही चुपचाप से शादी कर लेते हैं। जब वो लोग शादी कर घर पर आते हैं तो धामनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसके भाई ने एक राह चलती हुई विधवा महिला से शादी कर ली है। वो अपने भाई पर काफी ज्यादा भड़क पड़ती है और बुरा भला कहती है। उज्जवल कहते हैं कि देखो ठान्नी, ये हमारा पारिवारिक मामला है, ऐसे में अगर तुम हमारे परिवार में ना पड़ो तो ही अच्छा होगा। जैसे ही धामनी ये सुनती है उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई ने एक राह चलते हुए महिला के लिए उसे इतना कुछ कह दिया है। तो वो अपनी बैग पैक करती है और फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। अब ऐसे में वो गांव के माली को बुलाते हैं और पूरा घर सजवा देते हैं, क्योंकि आज उन दोनों की शादी की पहली रात रहती है। वो तो बिला वजह ही डर रही थी। उज्जवल तो एक बहुत अच्छे इंसान है और वो उससे सच्चा प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने उसका हाथ थामा और साथ ही उसकी बेटी को भी उन्होंने अपनाया। पूरी रात उज्जवल सिंह और शांति एक दूसरे से मिलन करते हैं। ऐसी सुबह हो जाती है। इधर बेटी जो कि अब अपनी माँ से अलग कमरे में सो रही होती है, उसे नींद नहीं आती है, डर लग रहा होता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी निकिता अकेले कमरे में नहीं सोई थी। अब जैसे ही सुबह होती है वो अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है कि देखिए मम्मी, आज के बाद हम कभी भी अकेले कमरे में नहीं सोएंगे। आखिर आप हमें अकेले कमरे में छोड़ करके क्यों चली गई थी। शांति अपनी बेटी निकिता को समझाती है कि देखो बेटा, अब हमारी शादी हो गई है, ऐसे में हमें अपने पति के साथ ही सोना होगा और तुम्हें अकेले में सोने की आदत डालनी पड़ेगी। जब निकिता ये सुनती है तो उसे पहले तो बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे निकिता को अलग सोने की आदत हो जाती है। अभी तक जो उसके पिता रहते हैं उज्जवल सिंह, अपनी सौतेली बेटी निकिता से बहुत प्यार करते हैं।
लेकिन कहीं न कहीं निकिता को लगता है कि ये कोई उसके सगे पिता नहीं है, उसके सौतेले पिता, इसलिए उनकी उस पर बुरी नज़र है। क्योंकि निकिता अक्सर जब भी अपने पापा को पानी देने जाती, तो उसके पापा उसका हाथ पकड़ लेते थे। निकिता बहुत शर्मा जाती थी और शर्मा करके अपने कमरे में आ जाती थी। वो अपनी माँ से भी बताने की कोशिश करती है कि जब भी वो अपने पापा को पानी देने जाती है, तो उसके पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन चूंकि निकिता बहुत शर्मीली स्वभाव की रहती, इसलिए वो अपनी माँ से भी ये बात नहीं कह पाती है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है। निकिता कमरे में कपड़ा बदल रही होती है, तभी उसके पापा अचानक कमरे में आ जाते हैं। निकिता बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो चादर लपेट लेती है और अपने पापा से कहती है कि आपको नॉक करके आना चाहिए। जैसे उज्जवल सिंह ये सुनते हैं, तो वो निकिता से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम इस समय ऐसा कुछ कर रही हो। निकिता अपने पापा पर काफी ज्यादा गुस्सा जाती है। शोर शराबा सुन करके उसकी माँ शांति आती है। अब निकिता अपनी माँ से पूरी बात बता देती है। जैसे ही शांति ये सुनती है, तो वो अपनी बेटी निकिता को समझाती है कि वो अपने पापा के बारे में गलत सोच रही है। उसके पापा तो बहुत अच्छे इंसान है, भले इंसान है, उन्होंने उसे भी अपनाया, वरना अगर उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो उनसे शादी कर लेता और उनकी बेटी को नहीं अपनाता। भला हो ऊपर वाले का, जो उसने उन्हें उज्जवल जैसा पति दिया है, जिसने उन्हें भी अपनाया और उनकी बेटी को भी अपनाया। जब उज्जवल सिंह ये सुनते हैं, तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। उनकी आंखें शर्म से छुप जाती हैं कि उनकी बेटी उनके बारे में इतना गलत सोचती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चले आते हैं, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं। इधर शांति उज्जवल से पूछती कि क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। उज्जवल कहते हैं कि देखो, हमारी बेटी हमारे बारे में इतना गलत सोच रही है, आखिर उसके मन में ऐसे विचार कैसे आए। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी बेटी को दुलार कर सके, प्यार कर सके, उसका हाथ पकड़ सके। शांति कहती कि देखिए, मैं यहाँ की भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन जो मेरी बेटी है निकिता, उसे पता है कि आप उसके सौतेले पिता हैं, और ऐसे में वो अभी आपको अपना नहीं पाई है। थोड़ा समय दीजिए। उज्जवल सिंह शांति से कहते हैं कि देखिए, हम आपसे जितना प्यार करते हैं, उतना ही हम अपनी सौतेली बेटी निकिता से भी प्यार करते हैं। अब ऐसे में हम अपनी बेटी निकिता की शादी कर देना चाहते हैं, ताकि उसके मन में जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। अब वो बिना निकिता को बताए अपनी सौतेली बेटी निकिता का रिश्ता खोलने लगते हैं। उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है, लड़का जिसकी कपड़े की दुकान रहती है। अब ऐसे में उज्जवल उस लड़के की दुकान पर जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि वो लड़का है, उसके माता पिता नहीं है, परिवार में कोई भी नहीं है। जब उज्जवल ये सुनते हैं, तो वो उस लड़के से कहते हैं कि देखो, आज से तुम हमें अपना पिता मान सकते हो, क्योंकि होने वाला ससुर भी पिता समान ही होता है। जैसे ही लड़का ये सुनता है, तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो अपने दोस्तों को लेकर के उज्जवल सिंह के घर आता है निकिता को देखने। जैसे ही वो निकिता को देखता है, तो उसे एक नजर में निकिता पसंद आ जाती है। श्याम जो सीधे स्वभाव का रहता है, ऐसे में जब वो निकिता के साथ अकेले में मिलने जाता है, तो निकिता उससे कहती है कि देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन शादी के बाद भी हम पढ़ना चाहते हैं। हम आपसे शादी तभी करेंगे जब आप हमें पढ़ने की आगे इजाजत देंगे। जैसे ही श्याम ये सुनता है, तो वो निकिता से कहता है कि देखिए निकिता जी, आप जितना चाहिए उतना पढ़ सकती हैं, क्योंकि हमें भी पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत पसंद है, जो अपने पैरों पर खड़ी होती है। निकिता अपने होने वाले पति श्याम से बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों परिवार में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगती हैं। वो दिन भी आता है जब श्याम बारात लेकर के निकिता के घर पहुंचता है। निकिता दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे श्याम के आने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही ढोल नगाड़े की आवाज आती है, निकिता बाजे पर जाते हुए देखती है कि उसका होने वाला दूल्हा श्याम बारातियों के साथ खुशी में नाच रहा है। इधर उज्जवल सिंह और उनके दोनों बेटे बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते। निकिता को श्याम के कमरे में बैठा दिया जाता है। अब निकिता अपने दूल्हे श्याम के आने का इंतजार करने लगती है। श्याम कमरे में आता है, क्योंकि आज उन दोनों की शादी की पहली रात रहती है। गीता और श्याम दोनों स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। दोनों सुबह तक स्वर्ग की सैर करते रहते हैं। ऐसे सुबह हो जाती है।
पति और पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। इधर निकिता की माँ शांति के जीवन में भी सब कुछ एकदम पटरी पर आ जाता है। निकिता और उसकी माँ दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। अब ऐसे ही निकिता हनीमून मनाने अपने पति के साथ गोवा जाती है। जैसे ही वो गोवा पहुंचती है, वहाँ का नया माहौल देख करके उसे यकीन ही नहीं होता है कि इतनी सुंदर जगह भारत में है। पति और पत्नी दोनों गोवा के तटों पर नंगे पांव सुहावने मौसम का आनंद ले रहे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। यही रात होती है, निकिता और श्याम होटल वापस लौट आते हैं। निकिता और श्याम गोवा में हनीमून मना रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ पूरा अपना समय बिता रहे होते हैं। अब ऐसे ही एक रात श्याम खाना लेने के लिए होटल से बाहर जाता है। जब वो होटल वापस लौट करके आता है तो उसके होश हो जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो घबराते हुए अपने कांपते हाथों से अपने ससुर को फोन लगाता है। जैसे ही उज्जवल सिंह फोन उठाते हैं तो वो फौरन गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब शांति उस होटल के रूम नंबर 112 में पहुंचती हैं तो वो फूट फूट करके रोने लगती हैं। किसी तरीके से जो उज्जवल सिंह होते हैं वो अपनी पत्नी को होटल के रूम से बाहर निकालते हैं। आनंद फानंद में पुलिस आती है और पूरे कमरे को सील कर देती है, यहाँ तक कि वो पूरे होटल को भी सील कर देती है। अब इधर उज्जवल सिंह, पति श्याम और मां शांति तीनों ही होटल के बाहर खड़े रहते हैं और पुलिस वालों से गुहार लगा रहे होते हैं कि वो निकिता को देखना चाहते हैं। लेकिन पुलिस वाले निकिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उस होटल के रूम नंबर 112 में निकिता की निर्मम हत्या हो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हनीमून मनाने आए पति और पत्नी में से पत्नी की हत्या कैसे और क्यों हो जाती है। आसपास लगे बहुत से सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है कि जिससे ये पता चलते कि आखिर निकिता का हत्यारा कौन है। नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे। इसलिए वो निकिता के पति श्याम, सौतेले पिता उज्जवल सिंह और मां शांति से पूछताछ कर रही होती है। बारी बारी से उन दोनों से पूछताछ होती है। वाले इन तीनों को ही कटघरे में खड़ा कर देते और इनसे पूछताछ कर रहे होते। पुलिस वालों के हाथों कोई सुराग नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस वाले पहले से मौजूद होते हैं और वो कमरे की बारीकी से छानबीन कर रहे होते हैं। इसके बाद उन्हें कुछ ऐसा सबूत हाथ लगता है। वो लोग थाने लेकर के आते हैं और उसे लैपटॉप में लगा करके देखने लगते हैं। जैसे पुलिस के हाथों साक्ष्य लगता है, वो तुरंत होटल जाते हैं और फिर होटल के एक स्टाफ को अरेस्ट कर लेते हैं। उसका नाम आलोक रहता है। अब पुलिस वाले आलोक से पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि आलोक ही निकिता के कमरे में आखिरी बार गया रहता है। लेकिन आलोक पुलिस वालों का कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब आलोक बताना शुरू करता है तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। आलोक पुलिस वालों से कहता है, सर हम उस महिला को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही हम उस महिला का सोने का हार और उसके कुछ पैसे लेकर के भाग रहे होते हैं, वो महिला शोर करने लगती है और हमारा पैर पकड़ लेती है। हम उस महिला से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो महिला जोर लगा करके अपने सोने का हार और वो पैसे छीन लेती है जो कि हमने उससे चुराए थे। इसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम कमरे में दोबारा जाते हैं। महिला हमारा चेहरा देख लेती है। सामान छीनने के बाद हम उसे वहीं पर मौत की घाट उतार देते हैं। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि चंद रुपयों के लिए और एक सोने के हार के लिए कोई भी व्यक्ति इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है और एक नई नवेली दुल्हन के साथ इतनी बर्बरता कर सकता है। वो दुल्हन जिसके भी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, वो तो गोवा अपने पति श्याम के साथ हनीमून मनाने आई थी। इसके बाद पुलिस वाले साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर लोग पर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा 3 सालों तक चलता है। इसके बाद आलोक को ताउम्र कैद की सजा होती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।